प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के तहत व्यवहारवादी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं, इसके उदय के कारण क्या थे, इसके मूल लक्षण क्या हैं और इसकी आलोचना क्या हैं, डेविड ईस्टन की आधारभूत विचारधाराएं क्या थी इसके संबंध में। इस समस्त बिंदुओं को हम संक्षिप्त में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम है कि व्यवहारवादी उपागम या दृष्टिकोण या विचारधारा का उद्भव हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन जिन अध्ययन पद्धतियों के आधार पर होता था, जिनको हम परंपरागत अध्ययन पद्धति कहते हैं, वो यथेष्ट निष्कर्ष प्राप्त नहीं करा पाए। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसलिए अपने विषय को अधिक विज्ञान सम्मत बनाने के लिए एक असंतोष के रूप में, एक क्रांति के रूप में ये दृष्टिकोणीय यह विचारधारा का उद्भव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप सभी जानते हो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई और इसलिए उसी क्रांति का नाम व्यवहारवाद दिया गया। व्यवहारवादी उपागम नए राजनीति विज्ञान से इतना जुड़ा हुआ है कि इसे राजनीति विज्ञान या राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर भी कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों में निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। तो आप इस आधार पर समझ गए होंगे कि व्यवहारवादी जो विचारधारा है, उपागम है, इसका उद्गम सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलता है और ये एक वैचारिक क्रांति के रूप में इसका उद्भव हुआ। और ये क्रांति परंपरागत जो विचारधारा थी, परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थीं राजनीति विज्ञान की, उनके विरोध स्वरूप, उनके सुधार के रूप में ये विचारधारा उद्भव हुई, क्योंकि ये इसलिए अपना संपूर्ण अध्ययन राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इसलिए जिससे कि अपना विषय अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बन सके। और अधिक समझने के लिए कि व्यवहारवाद से वास्तविक आशय क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हो कि यह एक बौद्धिक आंदोलन है, प्रवृत्ति, अध्ययन पद्धति और मनोभाव है, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित आनुभविक अध्ययन द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। यह विश्लेषण की इकाई संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह के आचरण के अध्ययन को स्वीकार करता है। यह अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल देता है। यह राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवादी उपागम का विकास किस क्रम से हुआ, अब हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ जानना आवश्यक है। एक पुस्तक है ग्राहम वेलास की और दूसरी है आर्थर बेंटले की। ग्राहम वेलास की पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ग्राहम वेलास की कृति ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक थी। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद का नेतृत्व किया। मेरियम की प्रेरणा से सुप्रसिद्ध शिकागो स्कूल अमेरिका में व्यवहारवाद का गढ़ बन गया। मेरियम की प्रेरणा से ही विद्वानों ने विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। व्यवहारवाद के विकास में हैरोल्ड लासवेल तथा डेविड ईस्टन द्वारा जो योगदान किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम व्यवहारवाद के उदय के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष सबसे पहला उसका उदय का कारण था कि जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थीं राजनीति विज्ञान की, उनके प्रति काफ़ी असंतोष उत्पन्न हुआ कि इन्होंने राजनीति विज्ञान को वो वैज्ञानिक स्वरूप या वो वैज्ञानिक स्तर प्रदान नहीं किया जो अन्य सामाजिक विज्ञानों को प्राप्त हो रहा था। तथा ये परंपरागत अध्ययन पद्धतियों ने तत्कालीन जो चुनौतियां समाज के सामने आ रही थीं, आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, राजनीतिक चुनौतियां, इन चुनौतियों को ये चिन्हित नहीं कर पाया अपने अध्ययन पद्धति के आधार पर और परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हमें देखना पड़ा। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक शास्त्री थे, उनके मन में परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, जो व्यवहारवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है।
दूसरा जो कारण रहा है वो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। जो दूसरे सामाजिक विज्ञान हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोशास्त्र, इनसे उन्होंने नवीन पद्धतियों को ग्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तीसरा द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव, और चौथा नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। अब हम व्यवहारवाद के महत्वपूर्ण लक्षणों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में व्यवहारवाद की मूल विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो पहला है, अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी ना होकर लघु अर्थात छोटी होनी चाहिए। व्यक्ति एवं व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन किए जाने चाहिए। मूल्यों के बजाय तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अध्ययन की तकनीकी एवं गणितीय पद्धतियों में प्रयोग किया जाना चाहिए। ये इसकी मूल विशेषताएं थीं। तो राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मूल लक्षण यदि हम देखें तो खास बात इसमें यह है कि इस बात पर बल देता है कि अध्ययन बहुत बड़ी इकाइयों का, राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन, बड़े बड़े इकाइयों का अध्ययन न होकर छोटे अध्ययन होने चाहिए। जैसे हम मतदान का व्यवहार क्या है, मतदाताओं का किन तथ्यों से प्रभावित होते हैं, या हम शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री का अध्ययन करें, या हम राष्ट्रपति का अध्ययन करें, या हम संसद में समिति प्रणाली जो कमेटी सिस्टम है उनका अध्ययन करें। तो छोटी छोटी इकाइयों का विस्तार के साथ तथ्यों के आधार लेकर के अध्ययन करें तो हम अपने विषय को अधिक विज्ञान सम्मत बना पाएंगे और अधिक सटीक निष्कर्ष निकल पाएंगे। अच्छा, अध्ययन में भी हम व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के व्यवहार पर जोर दिया जाने लगा, इस पर बल दिया जाने लगा। पहले हम राज्य और सरकार का अध्ययन पर बल देते थे, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण लक्षण हुआ करता था। लेकिन व्यवहारवादियों ने व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन करने पर बल दिया, क्योंकि व्यक्ति समूह और व्यक्तियों के व्यवहार से ही संस्थाओं का व्यवहार को हम चिन्हित कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और अपने सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। अध्ययन शोध निर्माण के दृष्टिकोण से होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन पर बल दिया गया, न केवल पॉलिटिकल साइंस के किसी सिद्धांत को निर्माण करने के लिए हमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोशास्त्र, तमाम जो सामाजिक विज्ञान हैं, जो अन्य विषय हैं, उनको प्रकाश में रखते हुए, उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही यदि हम समग्रता में अध्ययन करेंगे तो शायद हम ठीक निष्कर्ष निकाल पाएंगे और सिद्धांतों का निर्माण कर पाएंगे। मूल्यों के बजाय तथ्यों पर अध्ययन पर बल दिया गया इसलिए, और विभिन्न प्रकार की तकनीकी और गणितीय पद्धतियों पर जोर दिया गया। इसी प्रकार डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयामों की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यवहारवादी विचारधारा को ठीक ढंग से प्रतिपादित आगे चल के डेविड ईस्टन ने किया। और डेविड ईस्टन ने इसके कुल 8 जो आयाम स्थापित किए हैं, जो व्यवहारवाद के आधारशिलाएँ कही जाती हैं, वो हैं नियमितताएँ, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान एवं समग्रता। इन सारे अध्ययनों के बिंदुओं के आधार पर हम व्यवहारवादी विचारधारा का हम विश्लेषण कर पाते हैं। अब हम व्यवहारवाद की आलोचना को बिंदुवार अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि इसकी आलोचना कुछ आलोचक करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं इसकी साहित्यिक भाषा पर अत्यधिक बल दिया है और बड़ी जटिल भाषा का प्रयोग किया गया है, जो आम विचारकों के समझ से परे होता है। अत्यधिक शब्दाडंबर है। प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया गया है। मूल्य निरपेक्षता का भी अत्यधिक आग्रह किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल है ये। अनुभववादी धारणा जो है एकांगी होती है। बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। बंद समाज जैसे साम्यवादी विचारधारा वाले समाज हैं या साम्यवादी शासन व्यवस्था हैं, उनके लिए अनुपयुक्त है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति है, तो तथ्यों का एकत्रीकरण, उनका प्रमाणीकरण है ना, तो इनमें काफ़ी समय भी लगता है और ये काफ़ी खर्चीली भी पद्धतियाँ हैं। राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव है। किसी पॉलिटिकल बिहेवियर को आप कैसे नापोगे, किसी तराजू में तौल नहीं सकते। मानव की किसी व्यक्ति समूह की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो उनके मनोभाव हैं, उनको आप कैसे नापोगे? नापना असंभव है। भावनाओं को नापना असंभव है। अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना, सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करने की समस्या, ये तमाम जो मैंने बिंदु आपके सामने रखे हैं, ये व्यवहारवाद की आलोचना के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। अब हम ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद में कमियां ही हैं, इसका योगदान क्या है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, अब हम उससे जानने का प्रयास करते हैं। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा है। चुनाव अध्ययन के क्षेत्र में, विशेषकर मतदाता व्यवहार के क्षेत्र में, इसने नवीन क्षितिजाओं को ढूंढा है। तथ्यों की संकलन,
प्रक्रमीकरण और विश्लेषण करने में तथा प्रश्नावली, ग्राफ, गणितीय प्रतीकों और सांख्यिकी सारणी और कंप्यूटरों का प्रयोग कर व्यवहारवाद ने राजनीतिक शोध की नई दुनिया का निर्माण किया है। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ और नवीन दिशा प्रदान की है। ये व्यवहारवाद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब कुछ स्मरण बिंदु हैं, उनको मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका जिक्र व्यवहारवादी अध्ययन करते समय सामने आता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, उनको विद्यार्थियों को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले व्यवहारवाद की प्रमुख प्रतिपादक और उनकी रचना को जानने का प्रयास करेंगे। डेविड ईस्टन, जिसकी चर्चा अभी पूर्व में की थी, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक जो ऐसे था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। चार्ल्स ई मैरियम, इन्होंने 1925 में एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, वो महत्वपूर्ण है, उसको भी याद करना ज़रूरी है। उसका नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और रॉबर्ट ए डहल, इनकी एक पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। और शिबली, इनकी पुस्तक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। आशा है आपको व्यवहारवाद के संबंध में जानकारियाँ स्पष्ट हुई होंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में हमेशा आता है, विद्यार्थी से कंठस्थ कर लें। धन्यवाद।